आज के इस वीडियो में हम एक Redmi का फ़ोन रिपेयर करेंगे, Redmi Y2, जो कि डेड कंडीशन में है। अच्छी तरह से समझने के लिए इस वीडियो को कंप्लीट देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये कोई सोल्यूशन वीडियो नहीं है। इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स दी गई हैं, इस वजह से ये वीडियो काफ़ी लंबा है। आज के इस वीडियो में हम इतने टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, इसलिए ध्यान दीजिएगा। आज हमारे पास ये एक फ़ोन है जो Xiaomi कंपनी का है। इसका मॉडल है Redmi Y2। ये फ़ोन डेड कंडीशन में है, यानी कि जब हम इस फ़ोन को ऑन कर रहे हैं, देखिए ये फ़ोन डेड कंडीशन में है। ये फ़ोन बिल्कुल भी ऑन नहीं हो रहा है। चलिए एक बार इसे DC सप्लाई के साथ चेक कर लेते हैं। इसके लिए मैं इस फ़ोन को खोल देता हूँ। देखिए मैं स्क्रीन पर आपको DC दिखा देता हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाएगा ये कितना करंट कंजप्शन कर रहा है। देखिए ये मैं DC की पिन इसमें लगा रहा हूँ और जैसे ही हम पावर स्विच दबा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं ये 84 पर रुक गया है। एक बार फिर से देख लीजिए। जैसे ही मैं पावर स्विच दबा रहा हूं, ये 83-84 के अराउंड रुक जा रहा है। इन रीडिंग्स के बारे में आपको डिटेल्स में बताया जाता है। हमारे क्लासेस में हम इसके बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। इसके बाद हम इसका पोर्ट चेक करेंगे, क्या ये फ़ोन ऑटो पोर्ट बना रहा है। पोर्ट्स के बारे में हम क्लासेस में काफ़ी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिवाइस मैनेजर ओपन करेंगे। मैं यहाँ पे पोर्ट्स ओपन कर देता हूँ ताकि हमें पता चले। अब हम इस फ़ोन में केबल लगाएंगे। देखिए ये मैंने केबल लगाया, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इसमें ऑटो एडियल पोर्ट बन रहा है। तो इसकी DC कंडीशन और ये ऑटो पोर्ट बना रहा है। अगला स्टेप हमारा होता है, इसका हम इंफॉर्मेशन रीड करेंगे UMT से। तो यहाँ पे मैं क्यूसीफायर ओपन कर देता हूँ। जब कोई फ़ोन ऑटो पोर्ट बना रहा है तो इसका एक बार रीड इन्फो कर लेना चाहिए। इससे हमें एक आइडिया मिल जाता है कि हमें काम कहाँ करना है। देखिए टूल ओपन हो गया है। अब हम रीड एंड टूल्स में आएंगे और रीड इन्फो पर क्लिक करेंगे। मोबाइल ऑलरेडी कनेक्टेड है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे सेंडिंग लोडर आ गया है, एग्जीक्यूटिंग लोडर भी आ गया है। इसके बाद ये टूल कुछ समय ले रहा है। अगर आप स्क्रीन पर देखें, नॉट रिस्पॉन्डिंग आ रहा है। इस लाइन पर ध्यान देना ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे एक एरर आया है, एरर गेटिंग पेलोड इन्फॉर्मेशन।
इसे पेलोड एरर कहा जाता है। इस एरर के बारे में हम क्लासेस में काफ़ी बात करते हैं इसके ऊपर। इसके कुछ पॉसिबल रीज़न्स मैं आपको बता देता हूँ। इसके कुछ रीज़न्स होते हैं, जैसे मेमोरी डेड होना, मेमोरी के कनेक्शंस ओपन होना जो कि गिरने की वजह से या वाटर डैमेज की वजह से होता है मोस्टली, और थर्ड जो रीज़न होता है जब ईएमएमसी की सप्लाई मिसिंग हो, यानी कि ये प्रॉब्लम जो है ये मेमोरी के रिलेटेड है। तो हम ईएमएमसी से शुरुआत करेंगे। एक बार हम इस फ़ोन की ईएमएमसी देख लेते हैं। ये फ़ोन मेरे पास एक टेक्नीशियन से आया है, तो ऑफ कोर्स इसमें काम किया होगा। देखिए, इसमें शील्ड हटाया हुआ है, तो इसमें काम किया गया है। इसमें माइक्रॉन कंपनी की ईएमएमसी इस्तेमाल की गई है। माइक्रॉन ईएमएमसी के बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं। क्वालिटी वाइज ये ईएमएमसी काफ़ी ख़राब होती है। इसकी क्वालिटी ऐसी है कि हमें इस ईएमएमसी को चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, जहाँ से हम कह सकते हैं कि हमें इसकी ईएमएमसी चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें क्वालकॉम का 8953 सीपीयू है, जो कि काफ़ी सारे एमआई के फ़ोन्स में आता है। चलिए इस ईएमएमसी को निकाल लेते हैं। माइक्रॉन की जो ईएमएमसी होती है, इसमें ये ईएमएमसी हीट की वजह से भी डैमेज हो जाती है। मोस्ट ऑफ मोबाइल में माइक्रॉन की ईएमएमसी में हीट की वजह से इसका क्लॉक पिन भी ओपन हो जाता है। इस ईएमएमसी को हम चेक करेंगे। इसके लिए हम EasyJet प्लस इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मैं EasyJet प्लस ओपन कर रहा हूँ। आइडेंटिफाई पर क्लिक करेंगे। यह आप देख सकते हैं इसकी डिटेल्स आ चुकी हैं। इसकी कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, जैसे ईएमएमसी मैन्युफैक्चरर या फिर इसका आरपीएमबी स्टेटस यहाँ पे क्लीन दिखा रहा है। नीचे ईएमएमसी पासवर्ड लॉक दिखा रहा है, ईएमएमसी पासवर्ड लॉक। तो आपने देखा EasyJet ये ईएमएमसी पासवर्ड लॉक दिखा रहा है। ये काफ़ी सारे कारण से आता है, इसलिए हम इसे एक बार EasyJet क्लासिक सूट से भी ओपन करेंगे। देखिए मैं यहाँ पे क्लासिक टूल ओपन करता हूँ। ईएमएमसी टैब में आएंगे।
डिटेक्ट पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे भी सेम एरर है, eMMC पासवर्ड लॉक। एक बार हम स्कैन कर लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं क्लॉक पिन इसका डिस्कनेक्ट हो चुका है, तो ये eMMC पासवर्ड लॉक दिखा रहा है। ये eMMC अनयूजेबल है, हम इस eMMC का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि इसका क्लॉक पिन डैमेज हो चुका है। इसी के साथ हम इस eMMC से बैकअप भी नहीं ले सकते क्योंकि eMMC पासवर्ड लॉक दिखा रहा है। हमें इस eMMC को रिप्लेस करना पड़ेगा। eMMC के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्लासेस में इस रिक्वायरमेंट के बारे में हम काफ़ी डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ रिक्वायरमेंट्स दी हैं, इसी के आधार पर हम नई मेमोरी। इस मोबाइल में eMMC रिप्लेस करने के लिए इतनी रिक्वायरमेंट है। eMMC की जनरेशन 5.1 होनी चाहिए। eMMC की रैम मिनिमम 2 GB या मैक्सिमम 4 GB तक होनी चाहिए। स्टोरेज की इसमें कोई लिमिट नहीं है और RPM भी क्लीन होना चाहिए। हम यहाँ सैमसंग की eMMC का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि RPM भी क्लीन सिर्फ सैमसंग की ही eMMC में अभी तक पॉसिबल है। यहाँ पे मेरे पास एक eMMC है जो सैमसंग की है। इसका पार्ट नंबर आप देख सकते हैं KMQE 10013M। ये एक 16 GB की eMMC है जिसमें 2 GB रैम है। तो सबसे पहले हम इसका RPM भी क्लीन करेंगे। इसके लिए हम इसे EasyJet से अटैच कर देते हैं। सैमसंग eMMC का फर्मवेयर अपग्रेड करने के बाद RPM भी क्लीन हो जाता है। तो यहाँ पे हम EasyJet क्लासिक यूज करेंगे। eMMC टैब में आएंगे, डिटेक्ट पर क्लिक करेंगे। ये आप देख सकते हैं eMMC आइडेंटिफाई हो चुकी है। यहाँ आप देख सकते हैं eMMC की डिटेल्स भी आ चुकी हैं। इसका RPM भी 256 टाइम्स प्रोग्राम किया गया है, यानी कि RPM भी क्लीन नहीं है। हम eMMC का फर्मवेयर अपग्रेड करेंगे। इसके लिए अपडेट पर क्लिक करें और कंफर्म पर क्लिक करें। यहाँ राइट FFU पर क्लिक करें। देखिए फर्मवेयर अपग्रेड हो चुका है। एक बार आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इसका RPM भी क्लीन हो चुका है। देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, eMMC का फर्मवेयर अपग्रेड करने के बाद में eMMC पूरी तरह से फैक्ट्री रीसेट हो जाती है। इसी के साथ इसका बूट कॉन्फ़िग भी रीसेट हो जाता है जो कि 00 हो जाता है। इसके लिए हम इसको क्वालकॉम में इस्तेमाल करने जा रहे हैं, तो हमें इसका बूट कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना पड़ेगा। इसका बूट कॉन्फ़िगरेशन हमें 0x38 करना पड़ेगा, जो हम EasyJet प्लस के माध्यम से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं EasyJet प्लस ओपन कर रहा हूँ। बूट कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर के बारे में क्लासेस में हम काफ़ी चलिए एक बार आइडेंटिफाई करेंगे।
eMMC की डिटेल्स देख लेंगे। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स आ गई हैं। ये आप देख सकते हैं, इसका रोम 1 16 GB के आसपास है। इसका RPM भी काउंटर 0 है, यानी RPM भी हमारा क्लीन हो चुका है। यहाँ पे इसका बूट कॉन्फ़िग अगर आप देखें तो इसका बूट कॉन्फ़िग 0x00 है। हमें इसे रिपेयर करना है। इसके लिए हम eMMC कॉन्फ़िग टैब में आएंगे और Qualcomm 2 पर क्लिक करेंगे। देखिए, बूट कॉन्फ़िग चेंज हो चुका है। एक बार आइडेंटिफाई करेंगे। यह आप देख सकते हैं, इसका बूट कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो चुका है। पार्टीशन कॉन्फ़िग 0x38। अब हम इस eMMC को मोबाइल पर लगा देते हैं। इसके लिए सबसे पहले इसे रिवॉल्व कर लेते हैं। देखिए, ये रिवॉल्व हो चुका है। अब हम इसे मोबाइल पर अटैच करेंगे। हमने इस eMMC में कुछ भी राइट नहीं किया है। ये बिल्कुल खाली eMMC है। ये आप देख सकते हैं, eMMC हमारी बैठ चुकी है। अब हम इसे फिट करेंगे। हमने इस eMMC के अंदर कुछ भी राइट नहीं किया है, जिस कारण ये फ़ोन ऑन नहीं होगा, बट ये फ़ोन ऑटो EDL पोर्ट बनाएगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं क्या हमारी eMMC सही से बैठ चुकी है या नहीं। इसके लिए हम EasyJet का eMMC Plus 2.0 इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यह EDL मोड से eMMC का नाम, साइज़ और भी डिटेल्स पढ़ सकता है। सबसे पहले डिवाइस मैनेजर ओपन कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं क्या हमारा फ़ोन ऑटो पोर्ट बना रहा है। यहाँ पे मैं इसमें केबल अटैच कर देता हूँ। ये EDL पोर्ट बना रहा है। अब हम इसका इंफॉर्मेशन रीड करेंगे। तो इसके लिए मैं eMMC Plus 2.0 इस्तेमाल करूँगा। यहाँ पे सोर्स के साइड में क्लिक करेंगे और सोर्स सिलेक्ट करेंगे, QD लोडर 9008। कनेक्ट पर क्लिक करेंगे। देखिए, फ़ोन कनेक्ट हो चुका है।
ये आप देख सकते हैं eMMC का प्रोडक्ट नेम आ चुका है QE13MB। रोम 1 साइज यहाँ पे 15 GB के आसपास दिखा रहा है और eMMC में हमने कुछ राइट नहीं किया है, इसलिए eMMC खाली दिखा रहा है। अगला हमारा स्टेप है, हम इस फ़ोन में फर्मवेयर राइट करेंगे। लेकिन अगर हम इसमें ऑफिशियल फर्मवेयर राइट करते हैं तो ये फ़ोन हैंग ऑन लोगो हो जाएगा या फिर ऑटो 906 पोर्ट में चला जाएगा, क्योंकि इसका जो CPU है ये बूट प्रोसेस के दौरान RPM भी डेटा वेरीफाई करता है। हम इस प्रोटेक्शन को बाईपास भी कर सकते हैं। यहाँ पे इसके कई सारे तरीके हैं, जैसे इसमें हम इंजीनियरिंग फाइल फ्लैश कर सकते हैं या फिर हम इसमें डिवाइस कॉन्फ़िग भी राइट कर सकते हैं। बट यहाँ पे हम ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे, हम एक सिंगल फाइल का इस्तेमाल करेंगे। इन फाइल्स के अंदर मैंने मॉडिफाइड मोडेम्स को भी डाल दिया है, जिस कारण आपको NVData करप्ट जैसी कोई एरर नहीं आएगी। और ये जो फर्मवेयर है ये हमारे कलेक्शन में भी मैंने ऐड कर दिया है, साथ ही यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक दे दूँगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। इसके लिए हम UMT का ही इस्तेमाल करेंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ पे हम प्रोग्राम सिलेक्ट करेंगे। डेस्कटॉप पर जो फाइल है इस मैजिक फाइल फोल्डर में जाएंगे, यहाँ से हम रॉ प्रोग्राम सिलेक्ट करेंगे और फ्लैश पर क्लिक करेंगे। स्टेप्स को ज़रा ध्यान से देखिए। तो फ्लैशिंग यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। हम UMT इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि UMT ऑटोमेटिकली यूज़र डेटा की जो साइज़ होती है इसको eMMC के हिसाब से रिसाइज कर लेता है। इसको अगर हम EasyJetAC से फ्लैश करते तो इसका यूज़र डेटा 64 GB हो जाता, यानी कि 52 GB, जिस कारण ये फ़ोन ऑन नहीं होता। देखिए फ्लैशिंग के बाद भी ये फ़ोन ऑन नहीं होगा, ये फ़ोन डेड ही रहेगा। अब आपको स्टेप 2 करना है। इसके फर्मवेयर के अंदर एक फ़ोल्डर है जिसका नाम है स्टेप 2, उसमें से एक रॉ प्रोग्राम आपको यहाँ सिलेक्ट करनी है और फ्लैश करना है। तो एक बार मैं आपको वो फ़ोल्डर भी दिखा देता हूँ। स्टेप 2 ध्यान से देखिए, फर्मवेयर के अंदर यहाँ पे एक फ़ोल्डर है जिसका नाम है स्टेप 2। ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर कुछ फाइल्स हैं। यहाँ पे जो रॉ प्रोग्राम है हमें ये सिलेक्ट करनी है, तो यहाँ पे हम रॉ प्रोग्राम सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए स्टेप 2 में जाएंगे और रॉ प्रोग्राम सिलेक्ट करेंगे, फ्लैश पर क्लिक करेंगे। इसके बाद चलिए अब इस फ़ोन को चेक कर लेते हैं। एक बार आप eMMC देख लीजिए, ये वही eMMC है जो हमने चेंज की है।
देखिए ये फ़ोन ऑन हो चुका है। इसको पूरी तरह से ऑन होने में 5 से 10 मिनट तक का टाइम लग सकता है। देखिए फ़ोन पूरी तरह से ऑन हो चुका है। एक बार इसे सेटअप कर लेते हैं। तो आपने देखा इसकी eMMC डेड थी, जिस कारण हम इसका बैकअप नहीं ले पाए। तो मोबाइल ये ऑन हो चुका है, लेकिन इसमें नेटवर्क की प्रॉब्लम आएगी, इसलिए हमें इसका नेटवर्क रिपेयर करना पड़ेगा। देखिए सेटअप कंप्लीट हो चुका है। एक बार हम इसकी डिटेल्स चेक कर लेते हैं। अबाउट फ़ोन पर क्लिक करेंगे। यह आप देख सकते हैं इसका मॉडल नंबर है Y2। इसकी रैम साइज़ आप देख सकते हैं। रैम यहाँ पे 2 GB दिखा रहा है। एक बार इसका स्टोरेज भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्टोरेज पर क्लिक करेंगे। ये आप स्टोरेज देख सकते हैं। यहाँ पे 16 GB स्टोरेज दिखा रहा है। अब हम इसके IMEI चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं डायल करूँगा *#06#। देखिए अनेबल टू गेट IMEI। एक बार इसका बेसबैंड वर्जन भी चेक कर लेते हैं। तो अबाउट फ़ोन में आएंगे। बेसबैंड वर्जन आप देख सकते हैं। यहाँ पे बेसबैंड वर्जन ओके है। तो इसका IMEI रिपेयर करने के लिए हम इन स्टेप का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम इसका ADB यानी कि USB डिबग ऑन करेंगे। इसके बाद हम इसका डायग्नोस्टिक पोर्ट ऑन करेंगे। इसके लिए हम UMT या मैनुअल कमांड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड स्टेप हम इसमें QCN राइट करेंगे और उसी के साथ IMEI को पैच कर देंगे। सबसे पहले MIUI वर्जन पर हमें 7 बार टैप करना है। इसके बाद एडिशनल सेटिंग्स में आना है। यहाँ पे डेवलपर ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे और USB डिबगिंग को हमें ऑन कर देना है। अब हम इसमें केबल लगाएंगे। UMT ओपन करते हैं। क्यूसीफायर ओपन करेंगे। Xiaomi स्पेशल टैब में आएंगे। यहाँ पे इनेबल डायग पर क्लिक करेंगे। देखिए इसके दौरान हमें मोबाइल पर ओके करना होता है। ऐसा एरर आ सकता है। एक बार डिवाइस चेक कर लेते हैं क्या हमारा एंड्रॉयड कनेक्टेड है।
देखिए यहाँ पे ADB इंटरफेस कनेक्टेड है। एक बार फिर से ट्राई करेंगे। देखिए ये आप देख सकते हैं हमारा डायग्नोस्टिक पोर्ट बन चुका है। अब हम रीड एंड टूल्स टैब में आएंगे और रिस्टोर QCN पर क्लिक करेंगे। अब हमें QCN फाइल सिलेक्ट करनी है। तो डेस्कटॉप पर यहाँ पे एक QCN है, हम इस QCN का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हमें डायग्नोस्टिक पोर्ट सिलेक्ट करना है जो कि हमने अभी ऑन किया है और ओके पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे हमें IMEI एंटर करना है। याद रखें हमें इस मोबाइल का ओरिजिनल IMEI ही एंटर करना है। इसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। प्रोसेस कंप्लीट होने तक हम वेट करेंगे। ये आप देख सकते हैं प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब इस फ़ोन को हम रिस्टार्ट करेंगे। रिपेयर होने के बाद हमें फ़ोन को रिस्टार्ट करना ज़रूरी है। यहाँ पे मैं इसको स्विच ऑफ कर देता हूँ। हम इसमें सिम कार्ड अटैच करेंगे। यहाँ पे मैं इसमें दोनों सिम कार्ड्स डाल देता हूँ। अब हम इसे ऑन करेंगे। इन फ़ोन में पहले सेकंड IMEI ही रिपेयर होता था क्योंकि इसका जो फर्स्ट IMEI है इसमें एक तरह की सिक्योरिटी दी गई है। MI के सारे फ़ोन्स में लगभग ये सिक्योरिटी दी जाती है जिसे RSA प्रोटेक्शन कहा जाता है। देखिए फ़ोन ऑन हो चुका है। यहाँ पे सिम कार्ड इसका डिटेक्ट हो चुका है बट नेटवर्क अभी तक नहीं आया है। क्या आप देख सकते हैं इसमें नेटवर्क नहीं आया है। एक बार हम इसका IMEI चेक कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं सेकेंड IMEI इसका ओके है। फर्स्ट IMEI 0 दिखा रहा है। जैसा कि मैंने कहा इसके फर्स्ट IMEI में प्रोटेक्शन लगा हुआ है और आप देख सकते हैं सेकेंड सिम को नेटवर्क आ चुका है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए सेकेंड सिम को नेटवर्क आ चुका है लेकिन फर्स्ट सिम कार्ड को नेटवर्क नहीं आया है। हमने इस मोबाइल में QCN को राइट किया और उसी के साथ IMEI को भी पैच कर लिया, लेकिन सिर्फ सेकेंड IMEI ही सक्सेसफुली रिपेयर हो पाया। फर्स्ट IMEI 0 था। इसका कारण ये था कि जो इसका फर्स्ट IMEI है इसमें RSA प्रोटेक्शन लगा हुआ है। तो अब हम इसका फर्स्ट IMEI रिपेयर करेंगे फिर से। इस बार हमें QCN राइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम UMT से इसका फर्स्ट IMEI रिपेयर कर लेते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले इस फ़ोन में केबल अटैच करेंगे। इसके बाद हम Xiaomi स्पेशल टैब में आएंगे
और डायरेक्ट पोर्ट को ऑन करेंगे। रिस्टार्ट हो जाने के बाद इसकी डायग्नोस्टिक पोर्ट बंद हो जाती है, इसलिए हमें इसे दोबारा ऑन करना पड़ता है। देखिए डायग्नोस्टिक ऑन हो चुका है। अब हम रीड एंड टूल्स टैब में आएंगे। यहाँ पे हमें ओनली डायरेक्ट पर टिक करना है और रिपेयर IMEI पर क्लिक करना है। यस करेंगे। सबसे पहले डायग्नोस्टिक पोर्ट सिलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे फर्स्ट IMEI 00 दिखा रहा है, तो हम फर्स्ट IMEI इसमें एंटर कर देते हैं जो हमारा फर्स्ट IMEI था और ओके पर क्लिक करेंगे। देखिए प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। इस फ़ोन को अब हम रिस्टार्ट करेंगे। देखिए मोबाइल ऑन हो चुका है। यहाँ पे नेटवर्क नहीं आया है। एक बार IMEI चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे दोनों IMEI रिपेयर हो चुके हैं, लेकिन नेटवर्क यहाँ पे नहीं आया है। पहले जो सेकंड नंबर का नेटवर्क आया था वो भी जा चुका है। दोनों सिम में नेटवर्क नहीं है। एक बार हम कोई नंबर डायल कर लेते हैं। यहाँ पे रेडियो ऑफ दिखा रहा है, ये आप देख सकते हैं। IMEI इसका ओके है, लेकिन हम जब भी कुछ डायल करते हैं तो रेडियो ऑफ दिखा रहा है। तो IMEI ओके, रेडियो ऑफ, क्योंकि इसमें मैंने कहा था एक प्रोटेक्शन लगा है। एक बार इसकी डिटेल्स देख लीजिए। इसका मॉडल नंबर है Redmi Y2। अब हम इस फ़ोन को स्विच ऑफ करेंगे। देखिए इसको सही से समझ लेते हैं। हमने इसमें QCN रिस्टोर किया, साथ में हमने दोनों IMEI को भी पैच कर दिया था, लेकिन इसमें सिर्फ सेकंड IMEI ही राइट हो पाया, लेकिन सिर्फ सिम 2 में ही नेटवर्क आया। इसका फर्स्ट IMEI 0 था। इसके बाद हमने इसका फर्स्ट IMEI भी रिपेयर किया। फर्स्ट IMEI रिपेयर करने के बाद दोनों IMEI आ गए, बट जो पहले नेटवर्क आया था वो नेटवर्क भी चला गया और अब ये फ़ोन रेडियो ऑफ दिखा रहा है। इसका कारण ये है कि इसके फर्स्ट IMEI में RSA प्रोटेक्शन लगा हुआ है। RSA प्रोटेक्शन एक टाइप का क्रिप्टो सिस्टम है और ये सेंसिटिव डेटा को सिक्योर रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखिए Xiaomi अलग अलग कंट्रीज़ में अपने फ़ोन रिलीज़ करता है और हर कंट्री के आधार पर इसकी सिक्योरिटी और सर्विसेज दी जाती है। ये इशू हम सैमसंग फ़ोन्स में भी देखते हैं। इसमें वोल्टी इशू ज़्यादातर आता है। रेडमी ने यहाँ पे 2 मॉडल्स को रिलीज़ किया था। एक था Redmi Y2 और एक था Redmi S2। यहाँ पे
Y2 जो था वो इंडिया में रिलीज़ हुआ था और S2 बाकी कंट्रीज़ में रिलीज़ हुआ था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका प्रोडक्ट नेम भी एक है, साथ में इसमें फर्मवेयर भी एक ही होता है और इसमें कोई भी हार्डवेयर डिफरेंस नहीं है। इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी इसका मॉडल अलग अलग कैसे, MI ये सब कैसे मैनेज करता है। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो हमें मदद कर सकती है इसके IMEI के इशू को सॉल्व करने के लिए। जैसा कि मैंने कहा, Redmi Y2 और S2 इन दोनों में हार्डवेयर भी सेम है, इनका फर्मवेयर भी सेम है, बट इनका मॉडल नंबर अलग अलग है। इसे मैनेज करने के लिए Xiaomi इन फ़ोन्स में डिफरेंट पुल अप या पुल डाउन रजिस्टर का इस्तेमाल करता है। इनका एक कॉम्बिनेशन यूज़ करता है जिससे इसको अलग अलग वैल्यूज़ मिलती है। इन वैल्यूज़ के आधार पर ये मॉडल नंबर डिसाइड करता है। इसको समझने के लिए आप स्कीमेटिक डायग्राम रीड कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि Redmi Y2 के अंदर अलग अलग रजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया है इसकी बोर्ड आईडी लाइन में, और Redmi S2 में भी अलग अलग रजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया है इसकी बोर्ड आईडी के लाइन में। तो यहाँ पे पॉइंट ये है कि अगर हम इसके हार्डवेयर आईडी को मॉडिफाई करते हैं तो हम इसके IMEI का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इससे इसका मॉडल नंबर भी चेंज हो जाएगा, बट मॉडल नंबर चेंज होने से हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो चलिए इसका हार्डवेयर आईडी हम मॉडिफाई करेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये इसका बोर्ड है और CPU के लेफ़्ट साइड में यहाँ पे कुछ रजिस्टर्स हैं, ये इसके हार्डवेयर आईडी रजिस्टर्स हैं। तो यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखिएगा। तो ये एक Redmi Y2 का बोर्ड है। इंडिया में जो Redmi Y2 आता है ये उसका बोर्ड है, और यहाँ पे ये जो रजिस्टर्स हैं ये बोर्ड आईडी रजिस्टर्स हैं। ये 4 रजिस्टर्स आप देख सकते हैं। Y2 के अंदर इसका इस तरह से अरेंजमेंट किया गया है। सो हमें जो येलो मार्क मैंने किया है, इन 3 रजिस्टर को हमें हटा देना है, और जो रेड मार्क वाला रजिस्टर है इसको हमें यहाँ शिफ्ट करना है। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो येलो मार्क वाला रजिस्टर है इसको मैं हटा रहा हूँ, और इस रजिस्टर को हम शिफ्ट करेंगे इसकी राइट साइड में, देखिए इस तरह से। और इस रजिस्टर की वैल्यू भी कंफर्म कर लीजिए, इसकी वैल्यू 10 किलो ओम के आसपास होती है। तो कंप्लीट मॉडिफाई होने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। Redmi S2 के अंदर ये अरेंजमेंट इस तरह से होती है। तो देखिए मॉडिफाई होने के बाद ये बोर्ड कुछ इस तरह दिख रहा है। यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं, हमने 3 रजिस्टर निकाल लिए और एक रजिस्टर को हमने शिफ्ट कर दिया है। eMMC भी एक बार चेक कर लीजिए। हमारा ये फ़ोन Redmi S2 में कन्वर्ट हो चुका है। इस मोबाइल को हम एक बार चेक कर लेते हैं। ये जो तरीका है ये आप Redmi के काफ़ी सारे फ़ोन्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल के Redmi के लगभग सारे फ़ोन्स में RSA प्रोटेक्शन दिया जाता है। इसको इसी तरह से बाईपास किया जा सकता है।
सबसे पहले हम सेटिंग्स में जाएंगे। देखते हैं इसका मॉडल नंबर चेंज हो गया है। देखिए यहाँ पे इसका मॉडल दिखा रहा है Redmi S2। इसी के साथ इसका IMEI भी चेक कर लेते हैं। देखिए IMEI यहाँ पे दोनों दिखा रहा है। आप देख सकते हैं इसके सेकंड सिम में नेटवर्क आ चुका है। एक्चुअली इसके दोनों सिम रिपेयर हो चुके हैं। मैं इसका नेटवर्क वायर लगाना भूल गया था, तो हम इसमें एक बार नेटवर्क सर्च करेंगे। यहाँ पे मैंने BSNL का सिम इस्तेमाल किया है, तो इसका नेटवर्क इतना परफेक्ट नहीं है। एक बार हम ये केबल अटैच कर देते हैं। देखिए यहाँ पे BSNL नाम आया और ये ऑटोमेटिक नेटवर्क सेट हो रहा है। ये आप देख सकते हैं दोनों सिम कार्ड्स में नेटवर्क आ चुका है। एक बार फिर से IMEI चेक कर लेते हैं। देखिए दोनों सिम में नेटवर्क आ चुका है। एक बार हम कॉलिंग करके भी चेक कर लेते हैं। तो हमारा नेटवर्क प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। अबाउट फ़ोन में आप देख सकते हैं इसकी रैम 2 GB। तो हमने यहाँ पे इसको 16 GB डाउनग्रेड कर दिया है। देखिए इसके बाद हमारा काम ख़त्म नहीं होता है। हमने यहाँ पे MIUI 10 वर्जन इस्तेमाल किया था, तो इस मोबाइल में अपडेट आएगा और अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद ये फ़ोन फिर से हैंग ऑन लोगो हो जाएगा या डेड हो जाएगा। इसके लिए हम इसको MIUI 12 में अपडेट करेंगे। यहाँ पे मैंने एक और फर्मवेयर मॉडिफाई किया है जो कि MIUI 12 वर्जन का है। हम इसको एक बार फ्लैश कर देंगे जिससे इसे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो यहाँ पे प्रोग्राम सिलेक्ट करेंगे MIUI 12 से, फ्लैश पर क्लिक करेंगे। इस बार हम EDL पॉइंट्स का इस्तेमाल करेंगे EDL पोर्ट के लिए। फ्लैशिंग कंप्लीट होने के बाद एक बार फॉर्मेट FS करना है। चलिए अब इसे ऑन करते हैं।
इसको ऑन होने में थोड़ा समय लगेगा। देखिए हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है। इसे सेटअप कर लेते हैं। या आप देख सकते हैं इसमें दोनों सिम कार्ड्स में नेटवर्क आ गया है। साथ में ये फ़ोन MIUI 12 में भी अपडेट हो चुका है। तो हमने इसमें पहले MIUI 12 इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि इसका जो लेटेस्ट वर्जन है इसमें डायग्नोस्टिक पोर्ट की प्रॉब्लम्स आती हैं। या आप देख सकते हैं इसकी स्टोरेज यहाँ पे 16 GB दिखा रहा है। इस तरह से आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं और ये मेथड काफ़ी सारे फ़ोन्स में काम करेगा।